हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में एक नया राजवंश कवर करेंगे और वो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों चोल साम्राज्य के बारे में। क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी जो सोलंकी राजवंश है, यानी कि जो गुजरात के अहिलवाड़ा या अहिलवाड़ा के राज चालुक्य शासक है, उन्हें सोलंकी राजवंश भी कहा गया है। उनके बारे में डिटेल से हमने बात की है। आज हम दोस्तों हम बात करने वाले जो संगम काल का जो फर्स्ट टॉपिक है, इनकी चोल साम्राज्य की हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिए और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं चोल साम्राज्य। देखिएगा चोलों की अगर हम बात करें दोस्तों, जो चोल वंश है, यानी कि चोल दक्षिण भारत के प्राचीनतम साम्राज्य के रूप में ज्ञात रहा है। यानी कि जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में ये स्टेब्लिश्ड हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि चोल दक्षिण भारत में प्राचीनतम साम्राज्य के रूप में ज्ञात रहा है। इसका जो उल्लेख है दोस्तों, जो अगर हम चोल साम्राज्य के बारे में हम बात करें और उसकी जानकारी के स्रोतों की अगर हम बात करें, तो उत्तर भारत में विभिन्न जो कृतियाँ हैं, यानी कि कुछ रचनाएं हैं। रचनाओं में अगर देखें दोस्तों, जो मेगस्थनीज है, मेगस्थनीज की जो इंडिका नामक पुस्तक है, और दोस्तों जो अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, यानी कि अशोक के अभिलेख हैं, उनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य का अधिकार था, यानी चोल साम्राज्य विस्तारित रूप में था, ठीक है। लेकिन देखिएगा इस चोल साम्राज्य की ओर बात करें तो देखिए दोस्तों, हम चोल साम्राज्य की बात अगर करें तो जैसे ये संगम युग का है टॉपिक। जैसे संगम युग में जो दो संगम युग में हम बात करने वाले हैं, एक तो चोल है, पांडे और चेदी वंश है, सॉरी चेर वंश है, ठीक है। उन तीन टॉपिक को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो संगम युग का पहला जो टॉपिक है चोल साम्राज्य, क्योंकि ये थोड़ा सा ये टॉपिक और टॉपिकों से थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम कवर कर लेते हैं। फिर हम कल पांडे जो राजवंश है उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो चोल साम्राज्य, इसके 2 से 3 वीडियो अपलोड होंगे, ठीक है। देखिएगा, संगम युग में करिकाल, ठीक है, याद रखिएगा, करिकाल यहाँ का महत्वपूर्ण शासक था, ठीक है। यानी कि जो करिकाल है ये संगम युग का महत्वपूर्ण शासक था। कहने का मतलब है चोल साम्राज्य का महत्वपूर्ण शासक था। देखिए दोस्तों, इस शासक के बारे में हम बात करें तो इसके अलावा एक और शासक था, उसका नाम है कोचेन गनान। देखिएगा, कोचेन गनान एक शासक है, यानी कि करिकाल और कोचेन गनान ये 2 शासक थे। जो किताब है, एक रुद्र कन्नार की एक किताब है वज्रण पायली, इस वज्री पायली किताब से इनमें जानकारी मिलती है। इसके साथ ही मेगस्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक और अशोक के अभिलेखों से हमें ये जानकारी मिलती है, ठीक है। तो देखिएगा, संगम युग में करिकाल यहाँ का महत्वपूर्ण शासक था, जिसकी उपलब्धियों का वर्णन देखिएगा रुद्र कन्नार। देखिए इन जिनकी उपलब्धियों का हमें उपलब्धियों का जो वर्णन है कहाँ से मिलता है, रुद्र कन्नार की एक पुस्तक है, यानी कि वज्रण पाली। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। यानी कि अगर किताबों की अगर बात करें तो ये एक पहली किताब है जिससे चोल साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए और देखिएगा, लेकिन इसके बाद जो चोल साम्राज्य है वो पल्लव और पांड्यों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का शिकार बन जाता है। यानी कि जो पल्लव और जो पांड्य थे दोस्तों, उनकी जो महत्वाकांक्षी जो एक महत्वाकांक्षी इरादा था, कहने का मतलब है साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी का शिकार बन जाता है, क्योंकि इन पल्लव और पांड्यों का ध्येय ये था कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो इसका शिकार बन जाता है किसका, पल्लव और पांड्यों का, ठीक है। तो आपको पता है कि चोल साम्राज्य के बाद में बघेल वंश आता है, ठीक है। तो वो तो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। सॉरी, बघेल नहीं दोस्तों, पांड्य वंश का पांड्य वंश आता है, ठीक है, इन चोलों के बाद में, ठीक है। देखिएगा, जो पल्लव है और पांड्यों का साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का शिकार हो जाता है कौन, चोल साम्राज्य। दीर्घ अवधि तक, यानी कि लंबे समय बाद क्या होता है कि भारतीय इतिहास में इसके स्वतंत्र अस्तित्व का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। लंबे समय तक फिर बाद में जो चोल साम्राज्य का कोई अस्तित्व नहीं मिलता है दोस्तों। देखिएगा, 850 ईस्वी में इस साम्राज्य का पुनः प्रारंभ हुआ, यानी कि एक बार फिर से इस्टेब्लिश्ड होता है दोस्तों। यानी कि 850 ईस्वी में, यानी कि आपको पता है कि करिकाल के बाद में जो चोल साम्राज्य का पतन होता है। कहने का मतलब है कि पल्लव और पांड्यों का साम्राज्य महत्वाकांक्षी इरादों का वो शिकार बन जाता है। फिर बाद में दोस्तों 850 ईस्वी में होता क्या है कि इस साम्राज्य का पुनः प्रारंभ होता है, ठीक है। इसका चोल साम्राज्य का पुनः प्रारंभ होता है और पुनः प्रारंभ करने वाला व्यक्ति विजयालय है, ठीक है।
इस विजयालय ने पल्लव और पांड्यों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता का लाभ उठाया। कहने का मतलब है कि पल्लव और पांड्यों के मध्य दोस्तों थोड़ा सा तनाव उत्पन्न हो जाता है, यानी कि दोनों में फूट पड़ जाती है। तब विजयालय ने इन दोनों की फूट का फायदा उठाकर दोस्तों ये वापस जो तंजौर है, तमिलनाडु है, तंजौर पर अपना अधिकार कर लेता है। कहने का मतलब है कि 850 ईस्वी में दोबारा से चोल साम्राज्य स्टेब्लिश्ड होता है, और किसके द्वारा किया जाता है? विजयालय के द्वारा स्टेब्लिश्ड होता है। क्योंकि पल्लव और पांड्यों का ही दोस्तों ये जो चोल साम्राज्य है वो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का शिकार बनता है। लेकिन कुछ समय बाद में होता क्या है कि पल्लव और पांड्यों के मध्य पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता हो जाती है, यानी कि दोनों में फूट डल जाती है, और फूट का फायदा उठाकर विजयालय ने तंजौर पर अपना अधिकार कर लेता है। ठीक है दोस्तों, जो चोलों का जो प्रारंभिक स्थान है, अगर हम चोलों के प्रारंभिक स्थान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उदयपुर, ठीक है, उदयपुर है, ठीक है, ये उदयपुर है, और इससे उदयपुर को त्रिचनापल्ली भी कहा जाता है, यानी कि प्रारंभिक ये स्थान था चोलों का। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, चोल का मतलब होता क्या है? घूमना। ठीक है, घूमना होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि करिकाल के बाद में पांड्य और जो पल्लव थे उन्होंने इस पर अधिकार कर लिया था। फिर दोबारा से दोस्तों फिर विजयालय ने पल्लव और पांड्यों की प्रतिद्वंद्विता का लाभ उठाकर वापस से चोल साम्राज्य को स्टेब्लिश कर देता है। ठीक है, तो ऐसा कहा गया है, यानी कि इसका मतलब हो गया चोल क्या है? घूमना। चोल का अर्थ होता है घूमना। देखिएगा, अगर हम चोल साम्राज्य की अगर बात करें, चोलों का जो साम्राज्य कहाँ स्थित था? ठीक है, देखिएगा, ये अपना जो दक्षिण का प्रायद्वीप है, यानी कि भारत का प्रायद्वीप, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि दक्षिण भारत है। और दक्षिण भारत में दोस्तों एक तो पेन्नार नदी है, और पेन्नार और दक्षिण में एक नदी है दक्षिणी कोलारू नदी, और इसको कावेरी नदी भी कहा गया है। जैसे दोस्तों कहीं कहीं किताबों में दोस्तों कोलारू नदी भी है और कहीं कहीं कावेरी नदी भी है। ठीक है, तो आप दोनों को याद रखिएगा। तो पेन्नार नदी और दक्षिणी कोलारू नदी, या हम यूँ कह सकते कावेरी नदी के मध्य दोस्तों जो आपका साम्राज्य स्थापित था वो था दोस्तों चोल साम्राज्य। ठीक है, और चोलों ने अपनी जो राजधानी है दोस्तों वो तंजौर, या हम यूँ कह सकते तंजावुर, या हम यूँ कह सकते हैं उरेरपुर नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, इसके बाद में हम देखें दोस्तों, अब चोल साम्राज्य की हम बात करें तो इसमें हम किन किन शासकों को अपन बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, यहाँ से हम बात करेंगे विजयालय की बात करेंगे। देखिए, इससे पहले यानी कि विजयालय से पहले आपने करिकाल और एक कोचिन गणान की बात अगर आपने की है तो दोस्तों यहाँ करिकाल के बाद दोस्तों चोलों पर अधिकार किसने किया? यानी कि पल्लव और पांड्यों ने। फिर दोबारा से दोस्तों इस विजयालय ने पल्लव और पांड्यों की प्रतिद्वंद्विता का लाभ उठाकर वापस 850 ईस्वी में चोलों को दोबारा से दक्षिण भारत में स्टेब्लिश्ड किया। तो यहाँ से हम बात करेंगे किससे? विजयालय से हम बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, विजयालय के बाद में आप पढ़ोगे आदित्य प्रथम के बारे में। ठीक है, और आदित्य प्रथम के बारे में हम पढ़ेंगे परांतक प्रथम, फिर बाद में गणरादित्य। देखिएगा, गणरादित्य पढ़ोगे, फिर परांतक सेकंड पढ़ोगे, फिर राजराज फर्स्ट। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, राजराज फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर बाद में आप पढ़ोगे राजेंद्र फर्स्ट के बारे में। ठीक है, देखिएगा, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, फिर राजाधिराज के बारे में, फिर राजेंद्र देव द्वितीय के बारे में। अब इसको आप राजेंद्र फर्स्ट और ये राजेंद्र द्वितीय भी कह सकते हो। फिर वीर राजेंद्र के बारे में। देखिएगा, वीर राजेंद्र के बारे में बाद में आप पढ़ोगे दोस्तों अधिराजेंद्र के बारे में। यानी कि अधिराजेंद्र का मतलब हो गया दोस्तों चोल और चालुक्य का यहाँ पर मिलन होता है। ठीक है, कैसे होता है उसकी अगर हम बात करें तो जैसे एक है मधुरांतिका। ठीक है, ये चालुक्य राजवंश की एक राजकुमार थी, और चोल राजकुमार कुलोत्तुंग फर्स्ट, इन दोनों का विवाह हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से हम चोल चालुक्य को हम पढ़ेंगे एक साथ। ठीक है, तो यहाँ से इससे पहले तो आप वीर राजेंद्र के बाद में अधिराजेंद्र के बाद में चोल चालुक्य के बारे में आप एक साथ पढ़ोगे। फिर दोस्तों इसके बारे में आप पढ़ोगे विक्रम चोल के बारे में, कुलोत्तुंग द्वितीय के बारे में, राजराज द्वितीय के बारे में, राजाधिराज द्वितीय के बारे में, कुलोत्तुंग थर्ड के बारे में दोस्तों, और फिर बाद में परांतक थर्ड के बारे में। और दोस्तों राजराज थर्ड के बारे में, और राजराज थर्ड के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे यानी कि राजेंद्र थर्ड के बारे में
क्योंकि राजेंद्र थर्ड यानी चोल साम्राज्य का अंतिम शासक था। ठीक है, अगर आप फर्स्ट राजा की अगर बात करो तो विजयालय ये वास्तविक संस्थापक था, इसने दोबारा से स्टेब्लिश किया। लेकिन वैसे अब आप करिकाल को पढ़ोगे। ठीक है, तो दोस्तों हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सभी शासकों के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा आगे हम बात करते हैं। देखिएगा, हाँ देखिए दोस्तों, आगे क्या होता है, जो चोलों का जो प्रारंभिक जो इतिहास था दोस्तों, चोलों का जो प्रारंभिक इतिहास संगम युग का समय था। यानी कि इसको संगम युग या हम यूँ कह सकते हैं तीसरी शताब्दी से प्रारंभ होता है। यानी कि चोलों का प्रारंभिक इतिहास कब होता है, यानी संगम युग या हम यूँ कह सकते हैं तीसरी शताब्दी से प्रारंभ होता है। तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, संगमकालीन साहित्य में दो चोलों या दो चोल नरेशों का प्रमुख रूप से उल्लेख किया है। यानी कि जो संगम साहित्य था दोस्तों, इस संगम साहित्य में दो चोल शासकों के बारे में उल्लेख मिलता है। और दोस्तों वो साहित्य का नाम अगर देखें तो वो देखिएगा वद्रिणपालेई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पुरानी किताब है दोस्तों, वद्रिणपालेई। और इसकी रचयिता है रुद्रन कन्नार। देखिए रुद्रन कन्नार, इनके द्वारा दोस्तों दो चोल थे संगम साहित्य में, एक तो करिकाल और एक के कोचेन गनान। देखिएगा ये दो शासक हैं, इनके आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करिकाल और कोचेन गनान, ये इसका हमें पता चलता है रुद्र कन्नार की पुस्तक वद्रिणपालेई के अंदर। तो संगम युग में या संगम साहित्य में कितने शासकों की हम बात करते हैं, दो शासकों की बात करते हैं, एक तो करिकाल और एक कोचेन गन्नान की हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, चोल मंडलम यानी कि हम इसको साम्राज्य भी कह सकते हैं। चोल मंडलम या साम्राज्य का जो विस्तार है दोस्तों, ये विस्तार दोस्तों जो पेन्नार नदी और कावेरी या हम यूँ कह सकते दक्षिणी कोलारू नदी के बीच में जो पूर्वी समुद्री तट है वहाँ पर ये इस्टेब्लिश्ड थे। यानी कि वहाँ पर ये बसे हुए थे। एक बार फिर से देखिएगा ये जो है यानी कि दक्षिण भारत है पूरा। ठीक है, और दक्षिण भारत में जो दक्षिण के अंदर देश, एक तो पेन्नार नदी, एक दक्षिण कोलारू नदी या कावेरी नदी के मध्य ये साम्राज्य। और ये दोस्तों ये पूर्वी तट पर है। ठीक है, ये पश्चिमी तट पर नहीं है दोस्तों, ये पूर्वी तट पर है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसे। ठीक है, आगे बात करें तो देखिएगा और उन्होंने अपने साम्राज्य की राजधानी उदयपुर, तंजौर या तिरुचिरापल्ली, यानी कि ये कहाँ है, तमिलनाडु में। दोस्तों ये सभी अलग अलग किताबों में ये बातें दे रखी है। ठीक है, तो उरेयूर या हमें उदयपुर बोलते हैं इसको, यानी कि तंजावुर या तंजौर बोलते हैं, तिरुचिरापल्ली ये इसकी राजधानी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, ज़्यादा फोकस आपको करना है उरेयूर को, यानी उरेयूर को आप याद करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसको अधिकांश जो राइटर है इसी को मानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब दोस्तों हम कुछ शासकों के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि प्रांत तक फर्स्ट तक हम बात करेंगे। फिर जो शेष रह गए जो सभी शासक हैं उनको हम कल की वीडियो में उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम विजयालय की बात करते हैं। देखिएगा, मैंने कहा था कि जो विजयालय ने ही दोस्तों दोबारा से स्टेब्लिश किया 850 ईस्वी में। इस विजयालय के द्वारा ही पल्लव और पांड्यों की प्रतिद्वंद्विता का लाभ उठाकर दोस्तों उसने दोबारा से स्टेब्लिश किया किसको, चोल साम्राज्य को। उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा, चोल साम्राज्य जिसका उदय यानी कि चोल साम्राज्य जिसका उदय 9वीं शताब्दी में हुआ था, उसकी स्थापना किसने की थी, विजयालय ने की थी। आप याद रखिएगा। देखिएगा विजयालय के बारे में और देखें तो दोस्तों जो विजयालय है, विजयालय पल्लवों का सामंत था। यानी कि विजयालय पल्लवों के सामंत के रूप में कार्य करता था और सामंत और पांड्य की प्रतिद्वंद्विता का लाभ उठाकर उसने चोल साम्राज्य को दोबारा से स्टैब्लिश्ड किया था। ठीक है, तो उसने तंजौर या तंजावुर के में पर अधिकार करके साम्राज्य की राजधानी किसको बनाया दोस्तों, यानी कि तंजावुर को बनाया। ठीक है, यानी कि विजयालय पल्लवों का सामंत था। उसने तंजावुर या तंजौर जो दोनों कहाँ हैं, यानी कि यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों, आपको पता है, यानी कि पांड्य शासकों के द्वारा बनाया गया था। तो ये तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसने तंजौर या तंजावुर पर अधिकार करके अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है, किसको, तंजौर को। ठीक है, उपाधि अगर देखिए दोस्तों, इसने जब पल्लवों को या हम यूँ कह सकते हैं पल्लवों और पांड्यों को पराजित किया, यानी कि उनकी प्रतिद्वंद्विता का लाभ उठाया, दोबारा से चोल साम्राज्य को स्टेब्लिश किया। इसी खुशी में उसने एक
एक उपाधि धारण करता है नर केसरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। यानी कि नर केसरी, नर केसरी की उपाधि धारण करता है कौन? ये विजयालय। और दोस्तों उसने एक मंदिर का निर्माण किया, यानी कि चौलेश्वर मंदिर का निर्माण किया। तो दोस्तों इसके बारे में ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा विजयालय की अगर हम बात करें तो इस विजयालय ने चोल साम्राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में किया था। उसकी स्थापना विजयालय के द्वारा की जाती है। और विजयालय कौन था? पल्लवों का सामंत था। और उसने तंजौर या तंजावुर पर अधिकार करके अपने साम्राज्य की राजधानी बनाता कि जो तंजावुर के या तंजौर को। ठीक है, फिर क्या होता है दोस्तों, उसने एक उपाधि धारण करी, एक नर केसरी की उपाधि धारण करता है। और दोस्तों जब इसका समय था, यानी इसका टाइम पीरियड था, तब उसने एक निर्माण करवाया, एक मंदिर का, चौलेश्वर मंदिर का निर्माण वो करवाता है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है। फिर इसके बाद में दोस्तों जो शासक बनता है दोस्तों आदित्य प्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। देखिएगा आदित्य प्रथम की बात अगर करें तो इसका जो टाइम पड़ता है 875 से लेकर 907 ईस्वी तक वो शासक रहता है, यानी शासन करता है। इसके बारे में हम देखिए दोस्तों, स्वतंत्र चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक था। यानी कि कहने का मतलब है ये स्वतंत्र चोल साम्राज्य था और स्वतंत्र चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक था। यानी कि उसने जो जो पांडे, हम ये कह सकते पल्लवों का जो सामंत के रूप में वो काम कर रहे थे, उनसे वो स्वतंत्रता अपने साम्राज्य को दिलाई। ठीक है, और पल्लव शासक नंदी वर्मन, देखिएगा यहाँ पर होता क्या है कि स्वतंत्र चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक था। इसने अंतिम पल्लव शासक था और उस पल्लव शासक का नाम था नंदी वर्मन द्वितीय। ठीक है, यह नंदी वर्मन द्वितीय, इसका एक नाम हो अपराजित, जिसको क्या कर दिया? पराजित किया गया। यानी कि नंदी वर्मन द्वितीय और उसका नाम है अपराजित। तो इसको वो पराजित किया किसने? इस आदित्य प्रथम ने। ठीक है, साथ ही दोस्तों उसने एक गंग नरेश है, गंग नरेश यानी पृथ्वीपति द्वितीय को भी पराजित किया। ठीक है, और पृथ्वीपति द्वितीय और नंदी वर्मन द्वितीय को पराजित करने के साथ ही दोस्तों उसने एक उपाधि धारण की, यानी कि कोदंड राज की कोदंड राम की उपाधि धारण की। किसने? इस आदित्य प्रथम ने। आप याद रखिएगा, इसने पल्लव नरेश नंदी वर्मन द्वितीय, या इसका नाम था अपराजित, को पराजित किया। ठीक है, और इसे गंग नरेश थे पृथ्वीपति द्वितीय को पराजित किया। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में इसके साथ एक और शासक था, यानी कि पांड्य शासक परांतक वीर नारायण को भी उसने पराजित किया। तो इस 3 विजयों की खुशी में दोस्तों उसने एक उपाधि धारण की, उसका नाम है कोदंड राम की उपाधि उसने धारण की है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो नंदी वर्मन को, एक पृथ्वीपति को और एक परांतक वीर नारायण को। जो नंदी वर्मन था वो पाल शासक, पल्लव शासक था, और पृथ्वीपति गंग नरेश था, गंगवंश का शासक था, और जो परांतक वीर नारायण है वो पांड्य शासक था। इन 3 राजवंशों की शासकों को पराजित किया और उसने कोदंड राम की उपाधि धारण की। किसने? आदित्य प्रथम ने। देखिएगा दोस्तों इसने जो आदित्य प्रथम है, इस आदित्य प्रथम ने अपना विवाह राष्ट्रकूट शासक, देखिएगा राष्ट्रकूट शासक है, कृष्ण द्वितीय की पुत्री के साथ किया। यानी कि इसने अपने साम्राज्य, अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए उसने जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय की पुत्री के साथ विवाह किया। और दोस्तों जो उसका अपना पुत्र था, यानी कि परांतक का जो विवाह चेर शासक, यानी कि चेर शासक था स्थाणु रवि। देखिएगा स्थाणु रवि, ये याद रखिए, स्थाणु। ठीक है, यानी कि ऐसे लिखिए स्थाणु रवि, स्थाणु रवि की पुत्री के साथ उसने विवाह किया। किसने? इसने जो आदित्य प्रथम ने। ठीक है, क्योंकि आदित्य प्रथम ने तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय की पुत्री के साथ विवाह किया, और अपने पुत्र था दोस्तों परांतक, उस परांतक का विवाह जो चेर शासक है स्थाणु रवि की पुत्री के साथ विवाह किया। इससे क्या है दोस्तों, उसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। इनके इसका मतलब चेर शासक भी उसका साथ देते हैं और राष्ट्रकूट शासक भी उसका साथ देते हैं। ठीक है, यह शैव धर्म का अन्वय है दोस्तों। ये जो आदित्य प्रथम है, ये शैव धर्म का अनुयायी था। इसने कावेरी नदी के दोनों ओर कई शैव मंदिरों का निर्माण भी करवाया। किसने? इसे आदित्य प्रथम ने। ठीक है, तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए। इसकी जो उपाधि है कोदंड राम की उपाधि है, इसने पल्लव शासक नंदी वर्मन
द्वितीय या पराजित को पराजित किया, और गंग नरेश प्रत्युपति द्वितीय को हराया, और पांड्य शासक परांतक वीर नारायण को भी पराजित किया। इस खुशी में उसने कोदंड राम की उपाधि धारण की। और दोस्तों उसने अपने साम्राज्य या अपने साम्राज्य नीति को आगे बढ़ाया, और साथ ही अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए दोस्तों उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, क्योंकि उसने अपना खुद का विवाह, स्वयं का विवाह राष्ट्र को शासक कृष्ण द्वितीय की पुत्री के साथ किया, और उसका जो परांतक पुत्र था उसका चेर शासक स्थानु रवि की पुत्री के साथ उसने विवाह किया था दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, परांतक प्रथम की अगर हम बात करें तो परांतक प्रथम के बारे में देखिएगा। सबसे पहले परांतक प्रथम का जो शासन काल था, यानी कि टाइम पीरियड था, वो 907 से लेकर 953 तक उसने शासन किया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात अगर हम देखिए दोस्तों, इसने मदुरा, देखिएगा, मदुरा के पांड्य शासक, देखिएगा ये को नहीं है, के रखिएगा इसको, उसने मदुरा के पांड्य शासक भारवर्मन, देखिएगा इस भारवर्मन का दूसरा नाम है राजा सिंह द्वितीय, ठीक है। तो इसने मदुरा के पांड्य शासक भारवर्मन राजा सिंह द्वितीय को पराजित किया। किसने? इस परांतक प्रथम ने। और दोस्तों आपको पता है भारवर्मन या राजा द्वितीय का साथ देने वाला व्यक्ति कौन था? यानी कि श्रीलंका का एक शासक था कश्यप फिफ्थ, ठीक है, यानी कि कश्यप फिफ्थ इसकी सहायता किया दोस्तों, किसकी? भारवर्मन या राजा सिंह द्वितीय की। लेकिन दोस्तों ये दोनों इससे यानी कि परांतक प्रथम से पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं। और फिर इस खुशी में दोस्तों उसने मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, आदित्य प्रथम ने तो कोदंड राम की उपाधि धारण करता है, और जो परांतक प्रथम मदुरई कोंड की उपाधि धारण करता है, और विजयालय दोस्तों नरकेसरी की उपाधि धारण करता है। तो तीन इन उपाधियों को आप याद रखिएगा। विजयालय की उपाधि है नरकेसरी, आदित्य प्रथम की उपाधि है दोस्तों कोदंड राम, और परांतक प्रथम की उपाधि है मदुरई कोंड की उपाधि धारण करता है। कौन? परांतक प्रथम। देखिए दोस्तों होता क्या है, फिर जो भारवर्मन या हम यूँ कह राजा सिंह द्वितीय जो पांड्य शासक है ये, और जो श्रीलंका का जो शासक कश्यप फिफ्थ हार जाता है, ये दोनों दोस्तों फिर एक साथ अपनी दोनों की संयुक्त सेना होती है, और संयुक्त सेना को भी पराजित करता है। कौन? ये परांतक प्रथम, यानी कि दोनों मिलकर यानी कि परांतक प्रथम पर आक्रमण करते हैं। कौन कौन? एक तो पांड्य शासक, कौन? पांड्यों ने, और श्रीलंका का कश्यप, यानी कि श्रीलंका और पांड्य दोनों मिलकर 915 ईस्वी में परांतक प्रथम पर आक्रमण करते हैं, और परांतक प्रथम पर आक्रमण करने के बाद ये युद्ध कहलाता है वेलूर का युद्ध कहलाता है। यानी कि इसमें भी दोस्तों जो दोनों की संयुक्त सेना पराजित हो जाती है। किसकी? एक तो पांड्यों की और एक श्रीलंका की संयुक्त सेना वेलूर के युद्ध में पराजित हो जाती है। फिर उसी खुशी में दोस्तों फिर दोबारा से ये जो परांतक प्रथम है उसने एक उपाधि धारण की, वीर चोल की उपाधि धारण करता है। दोस्तों 4 उपाधि है, जिसमें 2 उपाधि मदुरई कोंड और वीर चोल की उपाधि दोस्तों परांतक प्रथम की है, और दोस्तों विजयालय की है दोस्तों जो नरकेसरी है, और आदित्य प्रथम की है कोदंड राम की उपाधि। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों की संयुक्त सेना यानी कि पांड्य और श्रीलंका की संयुक्त सेना को वेलूर के युद्ध में 915 ईस्वी में पराजित कर देता है, और जो परांतक प्रथम है फिर वीर चोल की उपाधि धारण करता है। इसके आगे हम देखें दोस्तों क्या क्या बातें होती है, देखिएगा। दक्षिण भारत की राजनीति में श्रीलंका के इस हस्तक्षेप के कारण चोलों और श्रीलंका के मध्य एक लंबे समय तक संघर्ष चला। फिर क्या होता है कि जो दक्षिण भारत की जो राजनीति उसमें श्रीलंका का हस्तक्षेप बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि श्रीलंका को भी इस परांतक प्रथम ने वेलूर के युद्ध में उसने पराजित किया। तो इस कारण दोस्तों होता क्या है कि ये श्रीलंका के जो शासक है वो दक्षिण भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर होता क्या, देखिएगा, इस परांतक प्रथम की बात करें तो 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश जो कृष्ण थर्ड है, ठीक है, यानी कि कृष्ण थर्ड की अगर बात करें तो कृष्ण थर्ड ने पश्चिमी गंगों की सहायता से, देखिए गंगवंश के शासकों की सहायता लेता है कृष्ण थर्ड। कौन? कृष्ण थर्ड राष्ट्रकूट नरेश था 949 ईस्वी में। तो सहायता लेकर चोलों पर आक्रमण कर देता है, चोलों पर। और दोस्तों युद्ध होता है तक्कोलम का युद्ध, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तक्कोलम का युद्ध होता है, ठीक है। इस तक्कोलम के युद्ध में चोल बुरी तरह से पराजित होते हैं, और साम्राज्य का जो उत्तरी भाग था, कहने का मतलब है उत्तरी भाग, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि ये हमारा प्रायद्वीप है, यहाँ पर चोल थे, और यहाँ पर जो उत्तरी भाग था, उत्तरी भाग पर दोस्तों राष्ट्रकूट साम्राज्य का
राष्ट्र को साम्राज्य में मिला लिया जाता है, क्योंकि जो तक्कोलम का युद्ध था और तक्कोलम के युद्ध में इन राष्ट्रकूटों ने क्या किया, पश्चिमी जो गंगवंश के शासक हैं यानी कि गंग राजवंश का साथ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक थे दोस्तों पश्चिमी गंग, ठीक है, युद्ध नीति में बहुत ही पारंगत थे। तो उसने राष्ट्रकूटों का उन्होंने साथ दिया पश्चिमी गंगों ने, और पश्चिमी गंगों ने राष्ट्रकूटों का जब साथ दिया तो दोस्तों यानी चोल इन दोनों की संयुक्त सेना से पराजित हो जाते हैं, और कौन सा युद्ध होता है, तक्कोलम के युद्ध में पराजित हो जाते हैं, और 949 ईस्वी में ये युद्ध होता है। तो जो दक्षिण भारत का जो उत्तरी भाग था उस पर राष्ट्र को साम्राज्य या राष्ट्र को साम्राज्य में इसको मिला लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। जो परांतक प्रथम है, चोल राज्य की सीमा दक्षिण में कन्याकुमारी तक पहुंचा दी, ठीक है। अंत में देखिएगा जो परांतक प्रथम है ये भी कम शासक, ये भी कमज़ोर शासक नहीं था दोस्तों, ये भी बहुत ही पावरफुल शासक था, क्योंकि उसने देखिएगा वेल्लोर के युद्ध में दोस्तों उसने पांड्य और श्रीलंका की संयुक्त सेना को पराजित किया, ठीक है। और दोस्तों फिर जो पांड्य शासक है यानी कि राजा सिंह द्वितीय को, और जब श्रीलंका का शासक कश्यप फिफ्थ उसकी सहायता प्रदान करता है, दोनों को पराजित किया, तो उसने मधुरै कौंड की उपाधि धारण की, वीर चोल की उपाधि भी धारण करता, क्योंकि ये भी कम शासक नहीं था। तो इसने अपने साम्राज्य की राजधानी दोस्तों कहाँ बढ़ाई, यानी कि दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक पहुंचा दी, ठीक है। देखिएगा परांतक फर्स्ट ने एक तो वानो और एक वेदुम्बकों को भी पराजित किया। देखिएगा ये दो राजवंश है, देखिएगा एक तो वानो और एक वेदुम्बकों, ठीक है, वेदुम्बकों को भी पराजित किया। और दोस्तों ये जो परांतक प्रथम है, परांतक प्रथम साहित्य में रुचि रखता था, इसने कोरंगनाथ का मंदिर तिरुचिरापल्ली के अंदर बनवाता है, और चिदम्बरम का मंदिर भी तंजौर यानी कि तमिलनाडु में बनाता है। दो मंदिरों का निर्माण करता है, कोरंगनाथ का मंदिर और चिदम्बरम का मंदिर, ठीक है। तो कोरंगनाथ का मंदिर तिरुचिरापल्ली और चिदम्बरम का मंदिर तंजौर में ये करवाता है दोस्तों, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये साहित्य में भी रुचि रखता था, यानी कि इसके दरबार में एक विद्वान रहता वेंकट माधव। देखिएगा इस वेंकट माधव इस परांतक प्रथम के राज दरबार में रहता था। इसने ऋग्वेद पर भाष्य की रचना की, यानी कि इसने ऋग्वेद पर टीका लिखी, ठीक है, और रचना की, जो चोलों के समय में संस्कृत में लिखा हुआ पहला ग्रंथ था, पहला एकमात्र ग्रंथ था दोस्तों। कौन सा, जो ऋग्वेद पर भाष्य यानी कि टीका लिखी गई थी, किसके द्वारा, वेंकट माधव के द्वारा। तो ये था चोलों के समय में प्रथम संस्कृत में लिखा हुआ एकमात्र ग्रंथ था। तो ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो परांतक प्रथम है, इस परांतक प्रथम के दरबार में जो एक राजकवि रहता था उसका नाम वेंकट माधव है। इस वेंकट माधव ने दोस्तों जो ऋग्वेद है यानी कि 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन जो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद था उस पर उसने भाष्य लिखा। और दोस्तों ये किस भाषा में, किस लैंग्वेज में, संस्कृत भाषा में ये लिखा था टीका, ठीक है, रचना की थी इसने भाष्य की। तो ये प्रथम थी दोस्तों, संस्कृत में लिखा हुआ प्रथम एकमात्र ग्रंथ था दोस्तों। तो दोस्तों आज हम परांतक प्रथम के तक ही हम स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, उसकी लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में, कोई भी एजुकेशन ग्रुप में, वहाँ पर इसकी लिंक को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी यहाँ से मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए। तो हम कल दोस्तों इसके अगले जो शासक उनकी हम बात करेंगे। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।